फटाफट जुड़ जाइए। क्या होना चाहिए आंसर? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना जल होता है? 10 की घात 3, 10 की घात 5 या 10 की घात 7 या 10 की घात 4 लीटर। बताइए 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर अगर पानी है मतलब कितना जल है? बताइए। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर हमने देखा था ये स्थिर जल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई होती है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर हमने देखा था कितना जल होता है? ये होता है 10,000 मीटर घन मीटर। ठीक है, लेकिन यहां पर दिया है, क्या दिया है? लीटर दिया है। तो आपको मैंने बताया था कि 100 गुणा 1 घन मीटर में कितना होता है? 1 घन मीटर में होता है 1000 लीटर। तो आप यहाँ 1000 लीटर से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये काय में आ जाएगा? आपका लीटर में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 5 लीटर आपका पानी आएगा। तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट है, बिल्कुल 10 की घात 5 लीटर। राजौरिया जी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 1 एकड़ इंच, 1 एकड़ इंच में कितना पानी होता है? 1 एकड़ इंच अगर हम बोल दें कि 1 एकड़ इंच पानी है मतलब कितना पानी है? 1 एकड़ इंच अगर पानी बोला है मतलब कितना पानी है? तो यहां पर ए वाला आंसर है 3630 घन फुट या 102.8 घन मीटर। यहां लीटर में नहीं दिया है। ठीक है, बिल्कुल राजौरिया जी सी वाला आंसर करेक्ट है। उपरोक्त दोनों, ये दोनों ही करेक्ट हैं। अगर इसको लीटर में चेंज करना है तो 102.8 और 1 घन मीटर में कितना होता है? तो 1000 लीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो काय में आ जाएगा? ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला रहेगा। अगला देखते हैं। 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर या 1,00,000 वर्ग मीटर। यहाँ एरिया की बात हो रही है। 1 हेक्टेयर एरिया जो है वो कितने वर्ग मीटर के बराबर होगा? बताइए 1 हेक्टेयर एरिया। हाँ, एकता जी आपने बताया बी वाला आंसर, बिल्कुल 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर एरिया जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये अधिकतर हम कहाँ पर उपयोग करते हैं? जब हमको हॉर्टिकल्चर में जब फ्रूट प्लांट संख्या पर हेक्टेयर निकालना होता है या फिर फील्ड क्रॉप में जब हम क्या निकालते हैं? नंबर्स ऑफ प्लांट निकालते हैं पर हेक्टेयर। तब हम 1 हेक्टेयर का वैल्यू कितना लेते हैं? 10,000 वर्ग मीटर लिया जाता है। तो बी वाला आंसर आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं। 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है? 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है? मतलब 1 एकड़ जो होता है वो कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? बताइए कितने हेक्टेयर के बराबर होता है 1 एकड़? 1 एकड़ कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? यह 1 हेक्टेयर बराबर कितना हेक्टेयर? 1 एकड़ बराबर कितना हेक्टेयर? बी वाला आंसर राजपूत जी। हाँ, बिल्कुल बी वाला आंसर करेक्ट है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 0.4047 हेक्टेयर के बराबर होता है। लगभग अगर हम बोलें तो आधे से कम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 एकड़ जो है वो आधे से कम हेक्टेयर के बराबर होता है। तो जिया तिवारी जी 1 एकड़ बोला है, एकड़ छोटा रहता है और हेक्टेयर बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते कि 1 हेक्टेयर बराबर एकड़ कितना होता है तो 2.47 एकड़ होता है। आया ना समझ में? ध्यान रखना, ये वाला करेक्ट आंसर होता। बट यहाँ पर 1 एकड़ पूछा है तो आपको क्या बताना है? हेक्टेयर बताना है। तो बी वाला आंसर करेक्ट। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्न में से सबसे कम जल उपयोग दक्षता किस सिंचाई विधि में होती है? कौन सी इरिगेशन मेथड में सबसे कम जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी होती है? जल उपयोग दक्षता को हम प्रतिशत में बताते हैं। एकता जी, मुकेश राजपूत जी, जिया तिवारी जी, राजौरे जी, ए वाला आंसर बिल्कुल। सबसे कम जल उपयोग दक्षता जो होती है वो होती है बाढ़कृत किसकी? बाढ़कृत सिंचाई या जिसको फ्लड इरिगेशन कहा जाता है। कितनी होती है? लगभग 20 से 30%। सबसे कम
जल उपयोग दक्षता इसी की होती है। बाकी जितनी विधियां हैं इनकी दक्षता आपको 30% से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, फ्लड इरिगेशन निम्न के लिए उपयुक्त है। फ्लड इरिगेशन या जिसको हम बाढ़कृत सिंचाई बोलते हैं या उत्प्लावन सिंचाई कहा जाता है, ये कौन सी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है भैया, फटाफट बताइए। गेहूं, धान, आलू और गन्ना किसके लिए उपयुक्त मानेंगे? बिल्कुल धान, पेड़ी के लिए। पेड़ी और जूट मैंने आपको बताया था, इनके लिए फ्लड इरिगेशन अच्छी मानी जाती है। बाकी फसलों के लिए फ्लड इरिगेशन अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये एक अवैज्ञानिक विधि होती है। बट धान में हमको क्या करना पड़ता है? तो रिड्यूस्ड जोन बनाना पड़ता है, और जिसके लिए हमको पडलिंग करना पड़ेगा। इसके लिए फ्लड इरिगेशन धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आलू में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आलू के अंदर सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? हाँ राजपूत जी, फ्लड इरिगेशन धान और जूट में। बताइए, आलू में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अब देखो, जितनी भी रूट क्रॉप होती है, मतलब जड़ वाली फसलें जिनको हम मेड़ पर लगाते हैं या बेड पर लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? फरो मेथड ही मानी जाती है। बिल्कुल। तो आलू भी हम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम का यूज करते हैं, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। तो जो भी जैसे मूली है, गाजर है, आलू है, ये जो भी कौन सी फसलें होती है, जड़ वाली फसलें होती है, उनके लिए कूड़ विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर फ्लड इरिगेशन तो हमने अभी देखा धान और जूट के लिए। चेक बेसिन, चेक बेसिन ध्यान रखना भैया, चेक बेसिन खास करके गेहूं में उपयोग की जाती है। इसमें क्या करते हैं? खेत में क्यारियां बनाते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड जो होती है ये चारे वाली फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या करते हैं? खेत में लंबी लंबी क्या बनाते हैं? स्ट्रिप्स बनाते हैं, पट्टियां, और इनमें क्या करते हैं? पानी दिया जाता है। तो ये चारे वाली फसलों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, पपीता के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पपीता के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? इनमें से चेक बेसिन मेथड मतलब क्यारी विधि, फ्लड इरिगेशन बाढ़ विधि, या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं? समोच्च सीमांत पट्टी विधि, और बेसिन मेथड मतलब थाला विधि। बताइए कौन सी? हाँ, डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। बेसिन मेथड मतलब थाला विधि पपीता के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, थाला। ठीक है, हमने देखा है अभी यह पपीता का जो प्लांट है, ऐसे नाली से पानी आता है, फिर एक थाला बनाया जाता है ऐसा, फिर आगे जाता है, यहाँ पपीता का पौधा लगा है, फिर एक थाला, फिर एक थाला। इस प्रकार से जो है थाला विधि जो है वो पपीता के लिए अच्छी मानी जाती है। ये चौकोर भी होते हैं, गोल भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम, फल वृक्षों में मुख्यतः किस सिंचाई विधि का उपयोग होता है? फल वृक्ष जो होते हैं, अधिकतर फल वृक्ष, जो छोटे आकार के फल वृक्ष होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम बड़े आकार के जो फल वृक्ष होते हैं, जैसे आम है, जामुन है, क्लियर, फिर आपका चीकू है, इनमें अगर हम देखें तो मुख्य रूप से कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? बिल्कुल आपका सी वाला करेक्ट आंसर है। कौन सा? रिंग बेसिन मेथड। इसमें नाली बीच में होती है, ठीक है, और दोनों साइड क्या बने होते हैं? रिंग्स बने होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से, इसको द्रोण विधि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की ये जो मेथड होती है इसको क्या कहा जाता है? ये आपकी होती है रिंग बेसिन मेथड, और अधिकतर फल वृक्षों के लिए ये विधि अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम, ज्वार व मक्का में सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है? ज्वार और मक्का के लिए सबसे ज्यादा जो है वो उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन, या क्यारी विधि, या बेसिन, या थाला विधि, या सर्ज मेथड? ज्वार व मक्का के लिए वैसे तो कूड़ विधि मानी जाती है अच्छी, बट यहाँ पर कूड़ विधि नहीं है।
एकता जी बी, चेक बेसिन थाला बनाते हो क्या? ज्वार और मक्का में क्या थाला बनाते हो, सॉरी क्यारी बनाते हो क्या आप? किसने कहा क्यारी बनाते हैं? क्लियर? क्यारी जो बनाई जाती है वो गेहूं है, सरसों है, आपका चना है, इनमें बनाई जाती है। ठीक है, चेक बेसिन मतलब क्यारी, गेहूं में देखा होगा ना आपने। हाँ, इसके लिए बेस्ट मेथड मानी जाती है सर्ज मेथड, जो कि ऑन और ऑफ दो मोड पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है, बीच में एक वॉल्व लगा होता है, एक साइड वॉल्व अगर एक साइड का बंद कर देते हैं दूसरी साइड पानी जाने लग जाता है, दूसरे साइड का बंद कर देते हैं एक साइड पानी आने लग जाता है। ठीक है, तो सर्ज मेथड ये अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रचलित है, ध्यान रखना। तो ज्वार और मक्का के लिए सर्ज मेथड का उपयोग किया जाता है, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। निम्न में से किस सिंचाई विधि का उपयोग भारत में सबसे कम होता है? कौन सी इरिगेशन मेथड का उपयोग भारत में सबसे कम किया जाता है? बताइए इनमें से भारत में सबसे कम उपयोग होने वाली सिंचाई की विधि। देखो आप ये दो चीजें नोट कर लेना। ड्रिप का एरिया जो है वो लगभग 6.1 मिलियन हेक्टेयर है भैया भारत में, आया ना समझ में। और स्प्रिंकलर इरिगेशन का लगभग 6.7 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, और दोनों अगर हम मिला लें तो टोटल जो माइक्रो इरिगेशन के अंदर जो एरिया आ रहा है वो कितना हो जाएगा, लगभग 12.8 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। इतना भारत में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 2019 के बाद से बहुत स्पीड से बढ़ा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो डी है, सब सरफेस इरिगेशन मेथड, मतलब अंडरग्राउंड इरिगेशन मेथड जिसको कहा जाता है, जमीन के नीचे पाइप बिछाना। ये अधिकतर जो कुछ क्षेत्रों में उपयोग होता है केवल, जैसे अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में सेब के बागान में उपयोग होता है, दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक में नारियल के बागान में उपयोग किया जाता है सब सरफेस इरिगेशन का। चाय और कॉफी के बागान में भी इसका उपयोग होता है, बट लार्ज स्केल पे इसका उपयोग भारत में नहीं करते क्योंकि कॉस्टली मेथड होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो रहेगा अंडरग्राउंड इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला हम देखते हैं, ड्रिप इरिगेशन को कहा जाता है, ड्रिप इरिगेशन को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, ड्रिप इरिगेशन को और किस नाम से जाना जाता है? ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है? राजौरिया जी डी बता रहे हैं, मुकेश राजपूत जी ए, एकता जी ए, प्रशांत मिश्रा जी ए। देखो इसको समझ लो, ड्रिप इरिगेशन को और किस नाम से जाना जाता है? आपने देखा होगा ड्रिप का जो पाइप होता है उसमें क्या होता है, एक ड्रिपर या जिसको हम क्या बोलते हैं, इमीटर या ट्रिकल भी कहा जाता है, आया ना समझ में। तो ये जो इमीटर होता है, जैसे ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे का ये है जड़ क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो बूंद बूंद यहां से गिरता है पानी, ये इस जड़ क्षेत्र को ही कवर करता है। ठीक है, तो इसको ट्रिकल भी कहा जाता है और लो फ्लो इरिगेशन भी बोलते हैं इसको। समझ में, लो फ्लो इरिगेशन मतलब बहुत धीमे धीमे बूंद बूंद करके गिरता है। इसको लोकलाइज्ड इरिगेशन भी कहा जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जड़ के केवल क्षेत्र में ही क्या करता है, ये सिंचाई करता है, आया ना समझ में। इसलिए इसको लोकलाइज्ड इरिगेशन या स्थानिक सिंचाई भी कहा जाता है। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये आपका करेक्ट आंसर डी आएगा। ठीक है, ट्रिकल बोल दो, लो फ्लो इरिगेशन बोल दो, बूंद बूंद सिंचाई बोल दो, टपक बोल दो, स्थानिक सिंचाई बोल दो जो केवल पौधे के जड़ क्षेत्र में ही पानी देता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, माइजर इरिगेशन भी कहा जाता है, कंजूस सिंचाई भी इसको बोलते हैं। फिर निम्न में से गुरुत्व पर आधारित सिंचाई विधि नहीं है। गुरुत्व पर आधारित सिंचाई की विधि कौन सी नहीं है? फ्लड इरिगेशन, फरो मेथड, स्प्रिंकलर या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। गुरुत्व पर आधारित सिंचाई की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? या तिवारी जी सी वाला आंसर बताए हैं, फटाफट आंसर दीजिए भैया, क्या होना चाहिए? हाँ सी, बिल्कुल स्प्रिंकलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर पर कार्य करने वाली मेथड होती है। ठीक है,
ये गुरुत्व पर आधारित मेथड नहीं है। बाकी फ्लड इरिगेशन में पानी का प्रवाह जो होता है वो गुरुत्व के कारण होता है, फरो मेथड में भी पानी गुरुत्व के कारण आगे बढ़ता है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में भी गुरुत्व के कारण पानी आगे बढ़ता है। बट स्प्रिंकलर है, फिर आपका ड्रिप इरिगेशन है और रेन गेज इरिगेशन है, रेन गन इरिगेशन है, ये जो है ये प्रेशर पर कार्य करते हैं। इनमें आपको प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, पानी को पौधे तक पहुंचाने के लिए। तो सी वाला आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से दाब पर आधारित सिंचाई की विधि है। अब प्रेशर पर आधारित सिंचाई की विधि कौन सी है ये बताइए। प्रेशर या दाब पर आधारित सिंचाई की विधि कौन सी है? स्प्रिंकलर, ड्रिप, रेन गन इरिगेशन या ऑल ऑफ दीज? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ध्यान रखना भैया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर जो होता है इसमें प्रेशर जो रखा जाता है वो रखा जाता है 2.5 से लेके 5.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इतना प्रेशर रखा जाता है कितने? स्प्रिंकलर में। तब जाके ये अपने आसपास का 10 मीटर रेडियस का एरिया पूरा कवर कर लेता है। स्प्रिंकलर को ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेन इरिगेशन भी इसी को कहा जाता है। फिर अगर हम ड्रिप की बात करें तो ड्रिप में लगभग 1.5 से लगा के 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रखा जाता है। तो ये दोनों क्या हो गई? प्रेशर वाली हो गई। और रेन गन इरिगेशन जो होता है इसमें मोर देन 5.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रखा जाता है। तो ये तीनों ही प्रेशर पर आधारित जो है या दाब पर आधारित सिंचाई की विधियां होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन में मुख्य पाइप में दाब रखा जाता है। कितना प्रेशर रखते हैं? मेन जो पाइप होता है उसमें कितना प्रेशर रखेंगे? कितना प्रेशर रखा जाता है भैया मुख्य पाइप में? कितना दाब रखते हैं? एकता जी ए, हाँ अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन में दाब कम होता है स्प्रिंकलर की अपेक्षा, ठीक है। तो ये रखा जाता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। जबकि अगर हम बात करते किसकी, हम अगर बात करते स्प्रिंकलर की तो उसमें 2.5 से 4.5 5.5 तक क्या रखा जाता है? दाब रखा जाता है। और 5.5 से ज्यादा रेन गन इरिगेशन में प्रेशर रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्न सिंचाई विधि मृदा कटाव को बढ़ावा देती है। इसमें से कौन सी इरिगेशन मेथड जो है वो मृदा कटाव को बढ़ावा देगी? कौन सी सिंचाई विधि मृदा कटाव को बढ़ाने का काम करेगी? स्प्रिंकलर, फ्लड इरिगेशन, ड्रिप या ओवरहेड इरिगेशन? बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है। कौन सी? फ्लड इरिगेशन। जो बाढ़कृत विधि है ये मृदा कटाव को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो बी वाला आंसर करेक्ट है। बाकी विधियां जो है ये मृदा कटाव को नहीं बढ़ाएगी। नेक्स्ट, सिंचाई किस सिंचाई विधि में खरपतवार की समस्या सबसे कम होती है? कौन सी सिंचाई विधि में खरपतवार की समस्या सबसे कम होगी? किसमें होगी सबसे कम? खरपतवार की समस्या आपने देखा होगा, अगर आप पानी दोगे किसी भी विधि से तो खरपतवार उगेंगे फसल के साथ साथ। तो कौन सी सिंचाई की विधि में खरपतवार की समस्या सबसे कम मिलेगी आपको? कौन सा? डी, बिल्कुल डी वाला आपका आंसर करेक्ट है। कौन सा? डी, लोकलाइज्ड इरिगेशन। इसी को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? ड्रिप। आया ना समझ में? क्या बोलते हैं? इसी को ड्रिप कहा जाता है। तो ड्रिप या लोकलाइज्ड इरिगेशन या लो फ्लो इरिगेशन, इसमें अगर हम देखें तो जो पानी जाता है वो केवल पौधे के जड़ क्षेत्र में जाता है, बाकी पंक्तियों के बीच की भूमि खाली छूट जाती है, जिसके कारण बीच में खरपतवार कम से कम हो पाते हैं। तो सबसे कम अगर हम देखें खरपतवार आपको मिलेंगे वो किसमें? ड्रिप इरिगेशन में मिलेंगे। मतलब खरपतवार की समस्या काफी हद तक ड्रिप इरिगेशन में क्या हो जाती है? हल हो जाती है। नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं, निम्न में से सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता होती है। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? स्प्रिंकलर की,
ड्रिप की, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड की या रेन गन मेथड की? बताइए। बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट सभी का। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन में आपको पता है भैया इसकी जल उपयोग दक्षता 90 से 95% तक होती है, वाटर यूज इफिशियंसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पानी जो ड्रिप के फॉर्म में बूंद बूंद करके गिरता है वो सीधा जड़ क्षेत्र में ही जाता है। स्प्रिंकलर में अगर हम देखें तो इसकी जो जल उपयोग दक्षता होती है ये होती है 50 से 70% के बीच में। ये एक बात क्या कर रहे हैं हम? जल उपयोग दक्षता की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बोले पानी की बचत या सेविंग वाटर, कितना बचता है किसमें, तो ये भी ध्यान रखना। स्प्रिंकलर मेथड जो होती है इसमें पानी की बचत जो होती है वो लगभग 25 से 50% पानी बच जाता है। ठीक है, मतलब इतना पानी सेव होता है इरिगेशन करने के बाद अन्य विधियों की अपेक्षा। और ड्रिप में अगर हम देखें तो इसमें जो पानी की बचत होती है वो लगभग होती है आपकी 50 से 70% तक। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपका जल उपयोग दक्षता है और ये आपका जो है ये पानी की बचत है। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता ड्रिप की रहेगी। अच्छा, मैंने ड्रिप का ही बताया था ना। चलो ठीक, नेक्स्ट। हाँ, निम्न में से सही जोड़ा है, कौन सा सही जोड़ा है बताइए। सही जोड़ा कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था। सही जोड़ा कौन सा लग रहा है आपको? एक साइड है सिंचाई विधि, दूसरी साइड जल उपयोग दक्षता। हाँ बिल्कुल, ए वाला आपका करेक्ट आंसर है, ए वाला करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता किसकी? ड्रिप की, 90 से 95%। ठीक है, स्प्रिंकलर की अगर हम बोले तो ये है, और सरफेस इरिगेशन की अगर हम बोले तो ये है। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ड्रिप इरिगेशन में अन्य विधियों की अपेक्षा समान जल से कितना अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है? अगर आप अन्य विधि से तुलना करें ड्रिप की, तो जितना अन्य विधियों में जितना पानी उपयोग होता है किसी क्षेत्र को सिंचित करने के लिए, उतने ही पानी से हम ड्रिप इरिगेशन में कितना क्षेत्र सिंचित कर सकते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो हमने देखा है भैया ड्रिप इरिगेशन में 50 से 70% पानी बचता है, तो इससे लगभग 2 से 2.5 गुना क्षेत्र का क्या कर सकते हैं हम? ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करके अन्य विधियों की अपेक्षा हम 2 से 2.5 गुना क्षेत्र का क्या कर सकते हैं? अधिक इरिगेशन कर सकते हैं। अगर 2 गुना दे तो ठीक है, नहीं तो 2 से 2.5 गुना आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर है, डी नहीं आएगा भैया। अभी मैंने बोला ना कितनी बचती है, पानी की बचत कितनी होती है ड्रिप में? 50 से 70%, लगभग 50% पानी बच गया, मतलब 50% से थोड़ा ज्यादा बचा है, तो हम इससे डबल क्या कर सकते हैं? डबल एरिया को क्या कर सकते हैं? इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। ड्रिप सिंचाई में प्रत्येक इमीटर्स या जिसको ट्रिकल कहा जाता है से जल प्रवाह की दर होती है। प्रत्येक इमीटर से 1 घंटे में कितना पानी डिस्चार्ज होता है? 1 इमीटर से, इमीटर मतलब वो जो ड्रिपर होता है ना, जिसको क्या कहा जाता है? इमीटर्स भी बोलते हैं, ट्रिकल भी बोलते हैं। कितना जल प्रवाह होता है? प्रशांत मिश्रा जी ए बता रहे हैं 1 से 10 लीटर पर हावर, मतलब 1 से 10 लीटर प्रति घंटा, 10 से 100 लीटर प्रति घंटा। बताइए, बिल्कुल ए वाला करेक्ट आंसर है आपका। हाँ, 1 से 10 लीटर प्रति घंटा, कभी कभी ये 1 से 8 लीटर भी दे देता है तो भी करेक्ट है। आप 1 से 10 लीटर प्रति घंटा ध्यान रखो। और ये आपका जो होता है 1000 लीटर प्रति घंटे से अधिक एक नोजल से डिस्चार्ज होता है किसमें? स्प्रिंकलर में। स्प्रिंकलर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फर्टिगेशन और हर्बिगेशन में उपयुक्त विधि है। फर्टिगेशन और हर्बिगेशन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? फर्टिगेशन मतलब होता है सिंचाई जल के साथ में उर्वरक देना, कौन से? वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर। और हर्बिगेशन क्या होता है? सिंचाई जल के साथ में
हर्बिसाइड या वीडिसाइड का प्रयोग करना। ठीक है, ये कौन सी विधि में संभव है? तो आप सभी को पता है ट्रिकल, ट्रिकल को ही क्या कहा जाता है? ड्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिप। तो यह आप ध्यान रखना, ड्रिप, लोकलाइज्ड इरिगेशन, लो फ्लो इरिगेशन, माइजर इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, सब ट्रिकल इरिगेशन को ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला, कपास और गन्ना के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि है। वैसे तो कपास और गन्ना में आपने देखा है कुड मेथड का भी उपयोग करते हैं, ठीक है, मतलब फरो मेथड का। बट आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन को सोल्व करो तो ध्यान रखना बेस्ट इनमें से कौन सी है, बताइए। फरो मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन? सभी लोग बी वाला आंसर आ गए लपेटे में। कपास और गन्ना ये दूरी पर लगाई जाने वाली फसलें हैं और इनके लिए सबसे बेस्ट होती है आपका ड्रिप इरिगेशन। कौन सा? ड्रिप इरिगेशन। गन्ने में विशेष प्रकार के ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं जिसको टाइफून इरिगेशन कहा जाता है। सुना है ना आपने भैया? कपास और गन्ना दोनों के लिए बेस्ट माना जाता है ड्रिप इरिगेशन, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा? ड्रिप। अगर ड्रिप नहीं होता तो फिर आपका फरो मेथड आता, बट ड्रिप आ गया, उसने सब खेल बिगाड़ दिया। तो ड्रिप इरिगेशन आपने देखा है आजकल कपास और गन्ना में सबसे ज्यादा ड्रिप का ही उपयोग करते हैं। कम पानी में ज्यादा से ज्यादा जो है एरिया इससे सिंचित हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ड्रिप इरिगेशन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगला, शुष्क क्षेत्रों में छोटे फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि है। जो छोटे आकार के फल वृक्ष होते हैं जैसे केला है, फिर अगर हम बोलें पपीता है, अमरूद है, जो छोटे आकार के फल वृक्ष होते हैं उनमें सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है? थाला विधि। थाला विधि आप सभी जानते हो भैया, इसको चेक बेसिन कहा जाता है। चेक बेसिन, ठीक है। दूसरी अंगूठी या जिसको रिंग मेथड कहा जाता है, फिर कूड़ या जिसको फरो कहा जाता है, ठीक है, और घड़ा जिसको पोट मेथड कहा जाता है। बताइए, तो शुष्क क्षेत्र बोल दिया है, मतलब सूखे क्षेत्र जहां पानी की कमी है, तो वहां के लिए कजरी, जोधपुर, कजरी आपने सुना होगा, क्लियर, जोधपुर। यहां से एक विधि विकसित की गई है, वो है घड़ा विधि, पोट मेथड। मतलब पौधे के जड़ क्षेत्र के पास में एक पुराना घड़ा अगर आपके पास है तो वो मिट्टी में आधा दबाकर रख देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, जिससे पौधे को लगातार जो है वो पानी मिलता रहता है। तो पोट मेथड या घड़ा मेथड शुष्क क्षेत्रों में छोटे फल वृक्षों के लिए उचित मानी जाती है। नेक्स्ट, ऊंची नीची भूमि में सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है? ऊंची नीची या बोल दे अनडुलेट लैंड या ऊबड़ खाबड़ जमीन बोल दे, तो इनमें सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? बताइए, ऊंची नीची जमीन में या भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? प्रशांत मिश्रा जी सी, राजपूत जी सी बता रहे हैं, बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है भैया? राजौरिया जी सी, एकता जी ए। ऊंची नीची भूमि में एकता जी हम बाढ़ कृत या फ्लड इरिगेशन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो पानी आप कैसे पहुंचाओगे पौधे के पास? तो यहाँ पर बेस्ट मानी जाती है स्प्रिंकलर। ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए या ऊंची नीची जमीन के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड मानी जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है स्प्रिंकलर। इसको आसानी से ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त सिंचाई की विधि है। अगर किसी क्षेत्र में लवणीय मृदा है, साल्टी सॉइल है या सेलाइन सॉइल है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी इरिगेशन की मेथड वहां के लिए बेस्ट मानी जाएगी? कौन सी बेस्ट मानी जाएगी? ऊबड़ खाबड़ मृदा के लिए तो स्प्रिंकलर बताया था, यहां पर आपको बताना है लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त सिंचाई की विधि। तो लवणीय मृदा के लिए बेस्ट जो मानी जाती है वो भी है स्प्रिंकलर। ध्यान रखना भैया, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो
लवणीय मृदा हो, बलुई मृदा हो, बागवानी फसलें हो, इन सभी के लिए बेस्ट मेथड एक ही होती है, स्प्रिंकलर। ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आया कौन सा आएगा? स्प्रिंकलर सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंकलर में जो राइजर होते हैं, राइजर के ऊपर क्या होते हैं? नोजल होते हैं। ये नोजल से लगभग 10 मीटर एरिया जो है वो कवर होता है, और ये अगर आप 2-3 दिन के अंतराल पर इसको चालू करते रहेंगे तो ये लवण को कहाँ? नीचे की ओर ले जाएगा, जमीन में। ठीक है, ताकि पूरी की पूरी जो भूमि है आपकी, सॉइल है, क्लियर, उस पर लवण का प्रभाव नहीं हो। ठीक है, ये लवण को क्या करेगा? अपने साथ घोल के नीचे की स्तरों में ले जाएगा। ठीक है, तो बाढ़कृत अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, अगर लवणी मृदा है, देखो कहाँ कहाँ जो सेलाइन सॉइल होती है या सैंडी सॉइल होती है, या फिर अगर हम बोल दें अंडुलेंट लैंड है, या फिर बागवानी फसलें जितनी भी होती है उनके सबके लिए, या लॉन है, इन सबके लिए अच्छी मानी जाती है स्प्रिंकलर। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अधिक दूरी पर लगाई जाने वाली फसलों के लिए ड्रिप सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट, बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है मैक्सिमम, उनके लिए बेस्ट इरिगेशन मेथड कौन सी मानी जाती है? अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वेजिटेबल भी आ गई, ठीक है, फ्लावर्स भी आ गए, मेडिसिनल प्लांट भी आ गए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है? अब देखो, आपने फिर यहाँ क्वेश्चन का गलत सेंस निकाला। मैंने बोला ना बागवानी फसल, बागवानी फसल मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, अकेले फल की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। ठीक है, बागवानी फसलों में सब आ गए, आपका चाय, कॉफी, ठीक है, पाइनएप्पल, जितने भी फूल हैं, फिर साथ ही साथ अगर हम देखें तो जितनी भी वेजिटेबल्स है, अकेले फलों को आपने जो है इसमें समझ लिया। तो बागवानी फसलों के लिए भी सबसे अच्छी मानी जाती स्प्रिंकलर। कौन सी? स्प्रिंकलर बेस्ट मानी जाती। मैंने अभी आपको बताया पढ़ाते समय, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपको मैंने बताया था। बलुई मृदा के लिए स्प्रिंकलर, फिर लवणी मृदा के लिए स्प्रिंकलर, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आना है आपको। ठीक है, अलग कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इन्हीं में से आ जाएगा। उबड़ खाबड़ मृदा के लिए स्प्रिंकलर, बागवानी फसलों के लिए स्प्रिंकलर। आया ना समझ में? तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं, स्प्रिंकलर सिंचाई में खेत की बचत होती है। देखो, ड्रिप की अपेक्षा स्प्रिंकलर सिंचाई में लगभग कितना जो क्षेत्र है उसको बचाया जा सकता है या बचत होती है, बताइए क्यों? क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन में आपको दूर दूर पाइप बिछाने पड़ते हैं, ठीक है, और ड्रिप में पास पास पाइप बिछाने पड़ते हैं। तो खेत की बचत जो होती है वो कितनी होती है? स्प्रिंकलर सिंचाई में अन्य विधि की अपेक्षा लगभग 10 से 16% क्या होती है? क्षेत्र की बचत की जाती है या होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? करेक्ट आंसर आपका रहेगा ए। ठीक है, सभी का ए है क्या? हाँ, बी भी है भैया कुछ लोगों का। नेक्स्ट, अगला, ऐसे क्षेत्र जहां वायु की गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वहां के लिए उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं बोला है, अनुपयुक्त बोला है भैया। आया ना समझ में? सुटेबल नहीं बोला है, नॉन सुटेबल बोला है, अनुपयुक्त विधि है। या फिर इसी को ऐसा पूछा जा सकता है, यदि किसान के पास 2.5 हेक्टेयर से कम जमीन है तो कौन सी विधि अनुपयुक्त है? बिल्कुल, दोनों चीजें ध्यान रखना, दोनों टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर किसी क्षेत्र में 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चलती है तो ऐसे स्थान पर स्प्रिंकलर का उपयोग नहीं कर सकते, बौछार विधि का उपयोग नहीं कर सकते, पूरी बौछारें एक साइड जाएगी। या फिर किसी किसान के पास अगर 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है तो उसके लिए भी स्प्रिंकलर उपयुक्त नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि ये अधिक खर्चीली होती है, इसमें खर्च ज़्यादा होता है। जो कि 2.5 हेक्टेयर वाला जो किसान होता है, जो कि स्मॉल फार्मर होता है, वो इसका खर्च
उठा नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, खाया जाने वाला केला होता है। अब कुछ हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस देखते हैं। खाया जाने वाला जो केला होता है, बनाना होता है, वो कैसा होता है? मतलब द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। द्विगुणित मतलब इसमें क्रोमोसोम 2n होते हैं या 3n होते हैं या n होते हैं या 6n होते हैं। बताइए क्रोमोसोम के सेट कितने होते हैं? हाँ, खाया जाने वाला केला, तो आपका आंसर है बी। हाँ बी, खाया जाने वाला केला जो होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड, 3n होता है। आया ना समझ में? मतलब इसमें क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं? 3 सेट। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 3x = 33। और इसका जो विकास है या ट्रिप्लॉइड जो प्लांट तैयार किया जाता है केले का, वो 4n × 2n के क्रॉस से तैयार किया जाता है। इसका जो गेमिड बनेगा वो 2n बनेगा, इसका गेमिड बनेगा n। इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये आपका बन जाएगा 3n। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खाया जाने वाला जो केला तैयार हुआ है वो कौन से क्रॉस से तैयार हुआ है? तो 4n × 2n। ठीक है, हमको टोटल 3n क्रोमोसोम चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? और यही केले में बीजहीनता का कारण भी है, सीडलेस होने का कारण भी ट्रिप्लॉइडी होना ही है। तो दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, केले का पौधा होता है, क्या होता है केले का पौधा? मोनोकार्पिक होता है, बाइकार्पिक होता है, मल्टीकार्पिक होता है या ट्राइकार्पिक होता है? मोनोकार्पिक मतलब अपने जीवन में एक ही बार फल देगा, बाइकार्पिक मतलब जीवन में 2 बार फल देगा, मल्टीकार्पिक मतलब कई बार फल देगा अपने जीवन में, या ट्राइकार्पिक मतलब अपने जीवन में 3 बार फल देगा। तो केले का पौधा कैसा होता है भैया? मोनोकार्पिक, बाइकार्पिक, मल्टीकार्पिक या ट्राइकार्पिक? बताइए, कुछ क्लियर हुआ क्वेश्चन? केले का पौधा कैल्सीफ्यूज भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो कैल्शियम कार्बोनेट वाली या कैल्सीफेरस जो सॉइल होती है वो उपयुक्त नहीं मानी जाती है। बिल्कुल ए वाला आंसर सभी का करेक्ट है भैया, बहुत बढ़िया। मोनोकार्पिक, ये अपने जीवन में केवल एक ही बार फल देता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मोनोकार्पिक प्लांट। किसको? केले को। ध्यान रखना। नेक्स्ट, केले का पुष्पक्रम कहलाता है। केले का जो इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? केटकिन बोलते हैं, हाइपेंथोडियम बोलते हैं, स्पेडिक्स बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं? केले के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? हाँ, एकता जी सी, चेतन जी सी वाला आंसर, राजौरिया जी सी, मुकेश राजपूत जी सी वाला आंसर। बिल्कुल, केले का पुष्पक्रम जो होता है उसको कहा जाता है स्पेडिक्स। और किस प्रकार का? मिक्स स्पेडिक्स। मक्के का भी ध्यान रखना भैया, मेज का भी ध्यान रखना। मेज का पुष्पक्रम भी क्या कहा जाता है? स्पेडिक्स ही होता है। बाकी ग्रेमिनी कुल के जो पुष्पक्रम होते हैं वो क्या होते हैं? स्पाइकलेट होते हैं। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? स्पाइक बोल सकते हो आप। आया ना समझ में? स्पाइकी काओं का स्पाइक, ये पेनिकल, ये ग्रेमिनी कुल में होते हैं। बट अगर हम देखें मक्का का, तो मक्का का पुष्पक्रम भी क्या पाया जाता है? ये भी स्पेडिक्स ही कहलाता है। और केले का पुष्पक्रम भी स्पेडिक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता स्पेत। क्या पाया जाता? स्पेत। इसको ध्यान रखना, हरे कलर का, आप जो कवर निकालते हो ना भुट्टे पे से, वो। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, केले में कितने प्रकार के फूल उत्पन्न होते हैं? केले में कितने प्रकार के फूल पाए जाते हैं भैया केले के पौधे पर? 1 2 3 4। आम में हमने देखा था भैया 2 प्रकार के मोस्टली फूल पाए जाते हैं, नर और उभयलिंगी, मतलब मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। बट यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी? केले में, तो केले में कितने प्रकार के फूल पाए जाते हैं? कौन सा? सी वाला आंसर। चलो सी वाला आंसर टिक करते हैं। 3 प्रकार के, मेल भी होता है इसमें, फीमेल भी होता है और हर्माफ्रोडाइट भी होता है। बट जो फल बनते हैं वो केवल किससे बनते हैं?
वो केवल फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं, बिना निषेचन के फल बनता है केले में, किसके कारण, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण। तो हमारा सी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, केले के उचित वृद्धि के लिए सर्वोत्तम तापमान है। केले की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए कौन सा तापमान अच्छा माना जाता है? केला उपोष्ण जलवायु या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट होता है, आपको पता है भैया। ठीक है, तो इसके लिए टेम्परेचर ग्रोथ या वृद्धि के लिए कितना होना चाहिए? हाँ, जनरली ध्यान रखना भैया, केले की वृद्धि के लिए जो तापमान वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, रेंज अगर बोले तो 20 से 30 और फिक्स बोल दिया है तो अब 20 से 30 के बीच का यही आंसर आपका है। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा, 26.5 डिग्री सी। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, केले में अधिकतम उत्पादन के लिए प्रति पौधा कितनी पत्तियां होनी चाहिए? केले में अधिकतम उत्पादन के लिए हर पौधे पर कम से कम कितनी पत्तियां होनी चाहिए? क्योंकि पत्तियां ही क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, फोटोसिंथेसिस। तो कम से कम कितनी पत्तियां होना जरूरी है, तब जाके केले में उत्पादन अच्छा होता है। दक्षिण भारत में हमने देखा है केले का पौधा जो है फल तो प्राप्त करते हैं, बट उसके पत्तों का उपयोग जो है भोजन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, थाली के रूप में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 10 से 12 पत्तियां होना चाहिए। कितनी? 10 से 12 पत्तियां कम से कम। हाँ बिल्कुल, चेतन वास्केल जी, सी वाला आंसर करेक्ट है। राजौरिया जी 10 से 12, बिल्कुल 10 से 12 पत्तियां होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला, केले में डी ग्रीनिंग के लिए उपयोग होता है। केले में डी ग्रीनिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इथरेल का, एथिल एल्कोहल का, पोटेशियम परमैंगनेट का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? किसका उपयोग करते हैं? डी ग्रीनिंग मतलब हरेपन को समाप्त करने के लिए, क्योंकि मार्केट में ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? पीले रंग के केले के लिए। तो केले को पकाना और उसके हरेपन को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वास्केल जी ए, राजपूत जी ए, राजौरिया जी ए, सभी को पता है भैया, इथरेल का उपयोग किया जाता है, या एथिलीन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इथेफोन, मार्केट में इथेफोन के नाम से भी मिलता है। अगला देखते हैं, केले की विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली किस्म कौन सी है? मतलब केले की ऐसी किस्म कौन सी है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करती है केले का वर्ल्ड वाइड? भारत में तो पूवन है, बट यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है विश्व की। तो विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन करने वाली किस्म कौन सी है? राजौरिया जी डी, बिल्कुल, ग्रास मीचेल। ग्रास मीचेल जो है ये विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन करने वाली किस्म होती है। भारत में अगर बोले तो पूवन। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। वास्केल जी ए नहीं आएगा, एकता जी ए नहीं आएगा, राजपूत जी ने भी ये बताया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, मार्टमेन या इसको मर्तमान भी कहते हैं। ठीक है, इसके स्पेलिंग के उच्चारण आप कैसे भी निकाल सकते हो, मार्टमेन बोलो या मर्तमान बोलो। निम्न की किस्म है, किसकी है? आम की, संतरा, मौसम्बी या केला? किसकी वैरायटी होती है? मर्तमान या मार्टमेन? बताइए क्या आंसर होना चाहिए? केला की है भैया ये वैरायटी। किसकी है? केला या बनाना की वैरायटी होती है। राजौरिया जी संतरा पे पहुंच गए आप। तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपका? करेक्ट आंसर है केला। ठीक है, नेक्स्ट, अगला देखते हैं, केले की कुकिंग पर्पस या रसोई के लिए उपयुक्त किस्म है। कुकिंग पर्पस के लिए या पकाने के लिए केले की कौन सी किस्म सबसे अच्छी मानी जाती है? ठीक है, ध्यान रखना भैया, केले की सब्जी भी बनाई जाती है, आपने देखा होगा ना रसोई घर में। तो सब्जी बनाने के लिए बोल सकते हो आप, या कुकिंग पर्पस के लिए या रसोई घर में कौन सी वैरायटी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? कारण क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है।
चेतन वास्केल जी, नेंद्रेन, नेंद्रेन मतलब रजेली, बत्तीसा, पुवन, मंथन। बताइए कौन सी? मंथन। मंथन, ये एक बार क्वेश्चन पूछा है आपको एग्रीकल्चर की एग्जाम में कि कुकिंग पर्पस के लिए केले की कौन सी किस्म सर्वोत्तम मानी जाती है, तो कौन सी? वो है आपकी मंथन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट, केले की किस किस्म के गुच्छे का भार सबसे अधिक होता है? केले की ऐसी कौन सी किस्म है जिसके गुच्छे का भार सबसे अधिक होता है, वेट सबसे ज्यादा होता है, एक गुच्छे का वजन सबसे ज्यादा बैठता है, ऐसी कौन सी वैरायटी है? बताइए कौन सी वैरायटी है? केले की कौन सी किस्म का वजन सबसे ज्यादा होता आपका गुच्छे का वजन, बंच का? हाँ मुकेश राजपूत जी, बी वाला करेक्ट आंसर है, ड्वार्फ कैवेंडिश। ड्वार्फ कैवेंडिश जो होता है इसके गुच्छे का वजन सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल बी वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, केले की द्विगुणित या डिप्लॉइड किस्म है। केले की कौन सी किस्म जो है वो डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, मतलब जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। पहला है मंथन, रजेली, गोल्ड फिंगर बनाना और लेडी फिंगर। तो डिप्लॉइड वैरायटी जो है वो है लेडी फिंगर है। कौन सी? लेडी फिंगर। ये केले की डिप्लॉइड वैरायटी होती है, इसमें क्रोमोसोम संख्या 2n होते हैं। ठीक है, 2n बराबर 22 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, केले की गोल्ड फिंगर बनाना या गोल्ड फिंगर बनाना किस्म है। गोल्ड फिंगर बनाना किस्म है, ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है या मोनोप्लॉइड है? बताइए। गोल्ड फिंगर बनाना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको। 2 का ध्यान रखना, एक लेडी फिंगर का और एक गोल्ड फिंगर का। राजपूत जी बी, चेतन जी बता रहे हैं ए। ये केले की टेट्राप्लॉइड वैरायटी होती है भैया। क्या होती है? टेट्राप्लॉइड वैरायटी होती है, इसमें क्रोमोसोम सेट 4x = 44 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये टेट्राप्लॉइड वैरायटी होती है। कौन सी? गोल्ड फिंगर बनाना। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं, केले से संबंधित क्रिया है। केले से संबंधित कौन सी क्रिया है? मेट टॉकिंग, डीनेवलिंग, डीसकरिंग, ऑल ऑफ दीज। मेट टॉकिंग क्या होता है भैया? डीनेवलिंग क्या होता है? डीसकरिंग क्या होता है? पहले आंसर दीजिए फिर मैं बताता हूं। राजौरिया जी डी बता रहे हैं, चेतन जी डी, बिल्कुल डी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मेट टॉकिंग जो होती है ये हार्वेस्टिंग के बाद में क्या करते हैं, जो मुख्य तना होता है जिसको हम स्यूडो स्टेम कहते हैं, केले का हर्बेसियस स्टेम होता है भैया, शाकीय तना होता है, इसको 0.6 मीटर की ऊंचाई से काट दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेट टॉकिंग। और मेट टॉकिंग की क्रिया केना में भी की जाती है, ये भी ध्यान रखना, केला और केना दोनों में की जाने वाली ये क्रिया होती है मेट टॉकिंग। डीनेवलिंग जो होती है, रिमूव द मेल फ्लावर, मतलब मेल फ्लावर को क्या करना? रिमूव करना। मेल फ्लावर को हटाना, जो कि पूरे गुच्छे के सबसे शीर्ष पर होता है। क्लियर? तो नर पुष्प को हटाना कब? जब मादा पुष्प पूर्ण विकसित हो जाए उसके बाद में, तब इसको क्या कहा जाता है? डीनेवलिंग बोलते हैं। डीसकरिंग क्या होता है? तो केले के पौधे के पास से बहुत सारे शकर्स निकलते हैं, जो स्वाद शकर, वाटर शकर्स, इनको क्या करना? या अवांछनीय या अनवांटेड शकर्स को रिमूव कर देना, हटाना, ये डीसकरिंग होता है। डीसकरिंग केले में भी होता है और आपने पढ़ा होगा तंबाकू के अंदर भी ये क्रिया की जाती है। इसके अलावा खजूर में भी होता है, अतिरिक्त शकर्स जो निकलते हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, मतलब केले से ये तीनों की तीनों क्रियाएं संबंधित है।
इसके अलावा प्रोपिंग भी की जाती है, रेपिंग भी की जाती है। प्रोपिंग मतलब केले का जो बंच जब बाहर उसका बढ़ जाता है तब उसको सहारा दिया जाता है, प्रोपिंग की जाती है। और केले को बंच को टाट के बोरे या कागज से ढकना, इसको रैपिंग कहा जाता है। ये भी संबंधित है। केले का मुख्य रोग कौन सा है? केले का मुख्य रोग कौन सा होता है? पनामा विल्ट, एंथ्रेक्नोज, ब्लैक टिप या सभी? केले का मुख्य रोग है, मेन डिसीज कौन सी है केले की? बताइए भैया चेतन वास्केल जी। ए, बिल्कुल ए वाला आपका करेक्ट आंसर है, पनामा विल्ट। पनामा विल्ट डिसीज जो होती है ये केले का मुख्य रोग होता है। इस रोग को सबसे पहले फिजी जो देश है वहां पर देखा गया था, ये भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा केले में एक बंची टॉप भी होता है, ठीक है? क्या होता है? बंची टॉप। उसको भी फिजी देश में ही देखा गया था। तो दोनों का याद रखना, पनामा विल्ट और बंची टॉप, ठीक है? ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, केले का बंची टॉप रोग भारत में कहां से आया? देखो ये क्वेश्चन मोस्टली अधिकतर पूछा आता है, केले में जो बंची टॉप रोग होता है वो कहां से आया? फिजी से, म्यांमार से, इंडोनेशिया से या श्रीलंका से? बताइए। केले का बंची टॉप रोग, मैंगो के अंदर मैंगो मॉल फॉर्मेशन जो होता है उसको भी बंची टॉप कहते हैं। एकता जी फिजी, मुकेश राजपूत जी श्रीलंका। देखो केले का जो बंची टॉप रोग है ये खोजा तो था फिजी में, बट भारत में इसका आगमन हुआ था श्रीलंका से। आया ना समझ में? खोजा कहां पर था? खोजा था फिजी में इस रोग को, बट भारत में ये आया हमारे पास की जो कंट्री है, कौन सी? श्रीलंका। श्रीलंका से ये भारत में आया है, ठीक है? बंची टॉप, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, केले का कुम्भलन रोग जिसको BBW रोग का रोग कारक है, इसका रोग कारक क्या है? बताइए, इसका रोग कारक क्या है? केले का जो कुम्भलन रोग होता है जिसको BBW के नाम से भी जाना जाता है, इसका रोग कारक या पैथोजन कौन सा होता है? कवक जिसको फंगस कहा जाता है, विषाणु या वायरस, फिर जीवाणु या बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ? एकता जी सी, मुकेश राजपूत जी सी। हाँ बिल्कुल, नाम से ही समझ में आ जाएगा। बनाना बैक्टीरियल विल्ट, क्या है? बनाना बैक्टीरियल विल्ट। तो ये आप अगर देखो तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है, ठीक है? हाँ, तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, खुश रहो और अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और शुभ रात्रि।